अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे सीपीसी के। मेरे पास जो लॉ गेट के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, आज उनके लिए मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया था। सो सीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। रेसिपी वही पुरानी होगी कि पहले एमसीक्यू को करेंगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी मैं उनको एज़ ब्रीफली एज़ पॉसिबल उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू आउट। शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, सीपीसी वाज इन्फोर्स्ड ऑन, किस डेट को सीपीसी इन्फोर्स की गई थी? 21 ऑफ मार्च 1908, सेकेंड 1 ऑफ जनवरी 1909, 23 ऑफ मार्च 1908, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1908। याद रखना है, सीपीसी इन्फोर्स हुई थी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 को। 1909 फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन्फोर्स हुई थी सीपीसी। सेकंड क्वेश्चन, डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, डिक्री किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? अब ये सेक्शन 2 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से वो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि डिक्री का कौन सा सेक्शन है, जजमेंट का कौन सा सेक्शन है। सो इनको लाजमी याद करना है। सो डिक्री इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1), 2(2), 2(3) और 2(4). किस में डिफ़ाइन है? ये डिफ़ाइन है, इसका आंसर है बी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। सो 2(2) डिक्री में इस सेक्शन में डिफ़ाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजने प्रॉफिट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन, अब ये किस में डिफाइन है मेजने प्रॉफिट? सेक्शन 2 सब सेक्शन 10, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। मेजने प्रॉफिट डिफाइन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 12। याद रखना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 मेजने प्रॉफिट। ये कंफ्यूजिंग है लेकिन अब आपने इनको याद करना है, जैसे भी करें। ये डेफिनेशन का सेक्शन 2 इसका आपको याद होना चाहिए कि जजमेंट कहाँ पे है, डिक्री कहाँ पे है, उसका कौन सा सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डैश ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होता है। ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि सिविल कोर्ट का क्या है, डिक्री नहीं है। ये उसने क्वेश्चन में कह दिया। सो इसकी जो ऑप्शंस हैं, ए जजमेंट, बी डिक्री, सी डिसीजन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डिसीजन। अब इसको देखें, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। कोई भी सिविल कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो कि डिक्री ना हो वो ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमेंट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन, अब जजमेंट किस में डिफाइन है? अब इसका ऑप्शंस हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 12। इसका राइट आंसर है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। इसमें जजमेंट डिफाइन है। अब यहाँ पे इन दोनों, अब ये 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ तक आ चुकी हैं कि ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। अब ये होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर जो है वो कोर्ट जो भी हर डेट पे जो अगर कोई ऑर्डर लिखती है कि आज ये गवाह है, नेक्स्ट हुआ इस डेट पे आएगा, ये कोर्ट एक ऑर्डर कर रही है। आज वकला ने हड़ताल कर ली है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इतनी है, इस पे गवाहों को पेश करें या उस पे इश्यूज़ फ्रेम किए जाएंगे, ये क्या कर रही है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है। प्लस अगर जो भी आप एप्लीकेशन देते हो कोर्ट में, फॉर इंस्टेंस आपने कोई इंजंक्शन के लिए सीख करने के लिए, हुक्म इम्तना जिसको कहते हैं, स्टे लेने के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, आपने कोई एप्लीकेशन 7 अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 दी है, कोई एप्लीकेशन अंडर 7 रूल 11 दी है, पार्टी आपको नहीं बनाया गया, आपने पार्टी बनने के लिए एक एप्लीकेशन दी है, तो वो जब एप्लीकेशन डिसाइड होगी तो उस पे जो कोर्ट का फ़ैसला होगा हम उसको ऑर्डर कहेंगे। सो कोई भी एप्लीकेशन पे जो कोर्ट फ़ैसला देती है वो ऑर्डर होती है। जो कोर्ट पूरे सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान हर डेट पे जो ऑर्डर करती है, जो भी वो फ़ैसला करती है वो ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद आता है जजमेंट, दूसरी टर्म। अब जजमेंट क्या होती है? जब केस को कोर्ट ने पूरा सुन लिया है,
पहले प्लेंट फाइल हुआ, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आया, फिर इश्यूज़ फ्रेम हुए, उसके बाद एविडेंस आई, एविडेंस आने, दोनों तरफ की एविडेंस आने के बाद आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट्स के बाद अब कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट ने अपना फ़ैसला देना है। वो जो फ़ैसला देगी, वो जो स्टेटमेंट देगी, उसको जजमेंट कहते हैं। अब ये ऑर्डर में तो एक शॉर्ट ऑर्डर सा होता है, उसमें इतनी डिटेल्स नहीं होती, बट जजमेंट में कोर्ट ने एक एक चीज़ को डिस्कस करना होता है। फैक्ट्स क्या थे केस के, इश्यूज़ कौन से फ्रेम हुए हैं, फिर जो पार्टीज़ की तरफ से एविडेंस प्रोड्यूस की गई है उसको कोर्ट ने डिस्कस करना होता है। फिर उसके बाद कोर्ट ने अपनी रीजनिंग देनी होती है जिसकी बुना पे वो फैसला दे रही है। ये एक डिटेल्ड कोर्ट का डिसीजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। सो जो केस ख़त्म होने के बाद कोर्ट कंप्लीट एक बड़ा एलेबोरेट करती है, हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करती है, वो जो फ़ैसला होता है, फाइनल फ़ैसला जो कोर्ट का होता है, रिटन होता है, उसको जजमेंट कहते हैं। और लास्टली डिक्री क्या होती है। अब डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है। जजमेंट में तो डिटेल होती है हर चीज़ को कि क्या फ़ैसला किया है, इन सब बुनियादों पे। डिक्री में जो कोर्ट का फ़ैसला जजमेंट में होता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जाता है कि किसको क्या मिलेगा, इसको डिक्री कहते हैं। इसमें जो कोर्ट का फ़ैसला जजमेंट में जो बहुत बड़ा फ़ैसला लिखा होता है उसको शॉर्ट करके लिखा जाता है कि ये केस डिक्री हुआ है, इसका ये राइट है, इसका ये राइट है, इसको डिक्री कहते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल कोर्ट कैन ट्राई ऑल सूट्स ऑफ डैश नेचर। सिविल के कोर्ट जो है वो किस किस्म के सूट्स को ट्राई कर सकती है। नंबर 1 क्रिमिनल, नंबर 2 फैमिली सूट्स, नंबर 3 बैंकिंग नेचर के सूट करेगी या सिविल नेचर के सूट करेगी। तो इसका राइट आंसर है डी। ये सेक्शन 9 में बताया गया है कि जो कोर्ट होती है, जो सिविल कोर्ट होती है, वो सिविल नेचर के सूट डिसाइड करते हैं। अब ये एक सिविल नेचर पे बड़ी लंबी डिबेट है, वो इधर मैं करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे सीपीसी के ऑलमोस्ट लॉ गेट का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर कोई डिटेल देखना चाहता है सीपीसी के हर एक सेक्शन की या हर एक ऑर्डर की, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, सिविल नेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेस जुडिकाटा इज़ एक्सप्लेन्ड। अब ये रेस जुडिकाटा जो है ये कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। ये सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन किया गया है। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये स्टार सेक्शन है। अगर इस एक सेक्शन को सीपीसी में निकाल दिया जाए ना, तो इतनी बड़ी जो सीपीसी है वो सारी बेकार हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर कभी भी लिटिगेशन ख़त्म नहीं होगी। रेस जुडिकाटा का मतलब है कि एक केस पे अगर किसी सिविल कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है तो ये नहीं हो सकता कि आप मुल्तान में आपने सूट फाइल किया, यहाँ से आप हार गया तो आप कराची जाके उसी बेस पे उन्हीं पार्टी के अगेंस्ट उसी मैटर से रिलेटेड आप नया सूट फाइल कर दें। वहाँ से आप हारे तो आप लाहौर चले गए, फिर वहाँ पे नया सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे रेस जुडिकाटा में कहा गया है कि एक सूट एक डिसीजन, दैट्स इट। आप उसकी अपील तो फाइल कर सकते हो, बट ये नहीं हो सकता कि आप एक सिविल कोर्ट से फिर फैसला लेने के बाद दूसरी सिविल कोर्ट में जाके उसी मैटर से उन्हीं पार्टीज में पे सूट फाइल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेस सब जुडिस इज़ एक्सप्लेन्ड। पहले मैंने रेस जुडिकाटा हमने किया, अब ये रेस सब जुडिस है, ये क्या होता है? ये सेक्शन इससे कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। ये सेक्शन 10 में है। रेस सब जुडिस का ये मतलब होता है कि मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अ सिविल कोर्ट। आपने एक सूट यहाँ पे मुल्तान में फ़ाइल कर दिया किसी के अगेंस्ट, फिर आपने वो सूट अभी पेंडिंग था, आप लाहौर में गए, आपने फिर उसी पेंडेंसी पहले सूट की के दौरान आपने एक और सूट फाइल कर दिया उसी पार्टी पे उसी मैटर से रिलेटेड। तो जो कोर्ट है वो जो सेकंड वाला सूट होगा उसको स्टे कर देगी कि नहीं, जो पहले वाला है वो डिसाइड होगा। इसको रेस सब जुडिस कहते हैं, कि स्टे ऑफ सूट भी इसको कहते हैं, कि सेकंड वाला सूट जो उसी सब्जेक्ट मैटर पे आप फाइल करते हैं ऑन द सेम पार्टी, वो स्टे कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। वरना तो इस तरह फिर लोग एक मुल्तान में करेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद जाके कराची में कर देंगे, फिर इस्लामाबाद में कर देंगे। सो इसलिए ये अब एक ही सूट चलेगा एक वक्त में, एक मैटर से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट कैन प्रोसीड विद द ट्रायल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कोर्ट कैन प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच मैटर इन इशू, parties title in this is the same and which is pending before the same or any other court in Pakistan। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि अब वो ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा सूट जिसमें पार्टी सेम हो, इशू सेम हो, अंडर सेम टाइटल वो फाइल किया गया हो, वो उसी कोर्ट में फ़ाइल किया गया हो या पाकिस्तान में किसी भी और कोर्ट में जाके फ़ाइल कर दिया गया हो, तो क्या उसका ट्रायल हो सकता है? हमने अभी सेक्शन 10 पढ़ा कि नहीं, उसका ट्रायल नहीं होगा क्योंकि उससे रिलेटेड एक पहले सूट जो है वो पेंडिंग है। सो उसी कोर्ट में आप फाइल कर दो या पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में आप फाइल कर दो तो दूसरा सूट स्टे हो जाएगा, पहले वाला ही होगा। ये सेक्शन 10 से ही रिलेटेड, सब जुडिस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दूसरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, where a person wants to challenge the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he can do so by filing a fresh suit। अब ये important question है। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स किसी डिक्री, किसी ऑर्डर या किसी जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहता हो ऑन द प्ली ऑफ कि ये फ्रॉड के साथ कोर्ट के साथ फ्रॉड करके डिक्री ली गई है, कोर्ट को मिसरेप्रेजेंट करके कोई चीज़ ली गई है, या कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी और फिर कोर्ट ने ये डिक्री पास कर दी। अगर इन 3 ग्राउंड्स की बिना पे एक बंदा किसी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट को चैलेंज करना चाहता है तो क्या वो एक फ्रेश सूट फाइल करेगा, एक नया सूट फाइल कर देगा? अब इसके आंसर क्वेश्चन थे इसकी ऑप्शंस थी ट्रू और फॉल्स, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सेक्शन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, ये मशहूर ज़माना सेक्शन है। अगर इसमें होता ये है कि उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने तो किसी डिक्री की वैलिडिटी या ऑर्डर की वैलिडिटी या किसी जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करना है ना कि आपसे फ्रॉड करके ये ली गई है कोर्ट से, तो आपने नया सूट नहीं फाइल करना। You will have to file an application before the same court who has passed that decree, order or judgment। जिस कोर्ट ने भी वो फाइल जो डिक्री या ऑर्डर या जजमेंट पास किया, आपने उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देनी है कि आपके साथ फ्रॉड करके ये मेरे ख़िलाफ़ डिक्री ले ली गई है। आपने नया सूट नहीं फाइल करना। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 बार ऑफ सूट से रिलेटेड है ये सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री शैल बी रेज्ड बाई। अब ये सेक्शन 47 है। अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर कोई अगर डिक्री पास की गई है, उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और किसी बंदे को कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो क्या करेगा उस ऑब्जेक्शन को रेज़ करने के लिए? वो क्या फाइलिंग सूट, वो क्या एक नया दावा फाइल कर देगा? फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, यानी जो कोर्ट, दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट जो एग्जीक्यूशन करवा रही है उस कोर्ट में क्या एप्लीकेशन देगा। थर्ड वन, फाइलिंग एप्लीकेशन टू सेम कोर्ट हु पास डिक्री, या उसी कोर्ट को एप्लीकेशन देगा जिसने वो डिक्री पास की है। और डी ऑप्शन ये है कि क्या वो एक एफआईआर करवा देगा? नहीं। अब इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, याद रखें। सेक्शन 47 बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं किसी बंदे को भी, अगर एक केस डिक्री हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है और किसी बंदे को उसमें ऑब्जेक्शंस हैं कोई, तो वो ऑब्जेक्शंस के लिए नया सूट नहीं फाइल करेगा। वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाएगा और एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर देगा जी कि मुझे ये ऑब्जेक्शन है। सो आंसर इज़ फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। वो नया दावा नहीं करेगा, जैसे सेक्शन 12(2) में भी नया दावा नहीं हम दायर करते, हम उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं जिसने डिक्री पास की हो। यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ही एप्लीकेशन देते हैं जी कि मुझे ये ऑब्जेक्शन। सो सेक्शन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सेक्शन क्वेश्चंस आर डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब ये वही सेक्शन 47 हम और अभी करके इसको डिटेल में बैठे हैं। सेक्शन 47 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशंस। अब ये कह रहा है कि किस सेक्शन के अंदर
सिविल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कमीशन को इशू कर सकती है। इसका राइट आंसर है सेक्शन 75। ये अब इस सेक्शन में ये बताया गया अगर कोर्ट ने कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी हो, कोई विटनेसेस को एग्जामिन करवाना हो, या फिर कोई बहुत लंबे चौड़े खाते हों जिनको एग्जामिन करवाना हो, तो कोर्ट वहाँ पे क्या करती है कि अगर कोई विटनेस आ ही नहीं सकता कोर्ट में, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, बीमार है, तो कोर्ट अब वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ पे इन सिचुएशंस में कोर्ट एक कमीशन बना देती है, यानी किसी बंदे को अपॉइंट कर देती है। सिंपल वर्ड्स में वो जाता है वहाँ पे, जाके अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वो करेगा, अगर किसी विटनेस का बयान वगैरह रिकॉर्ड करने हैं तो वो करता है। तो सेक्शन 75 कमीशन इशू करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट यूजेस इट्स इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन। अब कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर कोर्ट यूज़ करती है? ए सेक्शन 151, बी सेक्शन 115, सी सेक्शन 96 एंड डी सेक्शन 100। अब इसका राइट आंसर है इनहेरेंट पावर्स, जेन में बिठा लें, सेक्शन 151। सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑर्डर्स आर अपीलेबल पास्ड बाय द कोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सारे ही ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर कोर्ट पास करती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, क्या वो अपीलेबल हैं? इसका राइट आंसर है नो, ये सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते। सिर्फ वही ऑर्डर अपीलेबल होंगे जो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में बताए गए हैं। इन दोनों सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में एक लिस्ट पूरी बताई गई है कि यही ऑर्डर्स जो हैं अगर कोर्ट पास करेगी इन सेक्शंस के अंदर तो ही उनके खिलाफ अपील हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 96 डील्स विद, सेक्शन 96 के किससे रिलेटेड है? अपील अगेंस्ट ऑर्डर, रिवीजन, अपील अगेंस्ट डिक्री और रिव्यू। सेक्शन 96 याद रख ले, अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री। सेक्शन 104 अपील अगेंस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पार्टी डिक्री इज़ अपीलेबल। क्या एक्स पार्टी डिक्री जो है वो अपीलेबल है? इसका आंसर है यस, ए ट्रू इसका आंसर है। अब ये देखें, ये एक्स पार्टी डिक्री होती क्या है कि एक बंदे ने एक सूट फाइल किया, कोर्ट ने समन भेजे, बी जो डिफेंडेंट था, फिर नोटिस भेजे, फिर उस पर अखबार इश्तिहार करवाया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी? उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कर देगी कि इसने तो आना नहीं है, तमील हो चुकी है, इसको पता भी है कि सूट है, फाइल हुआ, ये आ नहीं रहा, तो वो जो फिर उसकी गैर हाज़िरी में ही जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, उसको सुन के जो कोर्ट फैसला करती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स पार्टी डिक्री। ये जो डिक्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर डील्स विद अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री? हमने ऑलरेडी किया, ऑर्डर 43, विच ऑर्डर डील्स विद अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री? ऑर्डर 41। और विच, अब ये अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री सेक्शन 96 और ऑर्डर उसका 41। दूसरी तरफ अगर आप आ जाओ, अपील अगेंस्ट ऑर्डर सेक्शन 104 और ऑर्डर 43, ये याद रखने। विच सेक्शन डील्स विद अपील अगेंस्ट ऑर्डर? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेक्शन 104। और एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 47 इज़ अपीलेबल और नॉट? अब इसका आंसर है अपीलेबल। ऑर्डर सेक्शन 47 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 47 में हमने पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसी में आपने ऑब्जेक्शन फ़ाइल करने हैं। अब आपने एक ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया, उस पर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो ऑर्डर पास किया, वो अपीलेबल होता है, उसके अगेंस्ट हम अपील फ़ाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद रिवीजन, जो सिविल निगरानी जिसे हम कहते हैं। अब इसका कौन सा सेक्शन है? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन उसने लॉ गाइड में पूछने ही पूछने। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। इसके ऑप्शंस हैं ए 114, बी 115, सी 151 एंड डी 104। सो रिवीजन सेक्शन 115।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग अ रिवीजन इज़ डैश डेज। अब ये जो हमने रिवीजन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 115, ये कितने दिनों में हम फाइल कर सकते हैं? ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। तो याद रख लीजिएगा, रिवीजन की लिमिटेशन 90 डेज़ है। 90 दिन के अंदर अंदर हमने रिवीजन फाइल करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवीजन में बी फाइल्ड इंस्टेड ऑफ एन अपील। अब ये क्वेश्चन मैंने ये बनाया कि क्या एक रिवीजन जहाँ पे अपील का राइट आपके पास था, आप उसको छोड़ के रिवीजन फाइल कर सकते हो? द आंसर इज़ नो। वहाँ पे जहाँ पे अपील का राइट प्रोवाइडेड है वहाँ पे अपील ही फाइल होगी। रिवीजन हमेशा उस वक्त फाइल की जाती है जब आपके पास अपील का राइट प्रोवाइडेड ना हो, अपील लाई ना करती हो, वहाँ पे आपने रिवीजन फाइल करनी है। अदरवाइज़ जहाँ पे स्पेसिफिकली कह दिया गया कि अपील फाइल करो तो अपील फाइल करो, अगर नहीं कहा गया आपका अपील नहीं फाइल कर सकते तो आप रिवीजन फाइल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ डैश टू ट्राई इट। अब इंस्टीट्यूट किस कोर्ट में करना है? आपने जो सूट है, जो दावा फाइल करना है, वो किस किस कोर्ट में फ़ाइल करना है? ऑप्शन है ए कॉम्पिटेंट, जो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो, बी लोएस्ट ग्रेड, सबसे लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट में करना है, सी लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट या लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट और जो कि कॉम्पिटेंट हो उसमें करना है, डी हाईएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट। अब इसका राइट आंसर है सी लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट। ये सेक्शन 15 में बताया गया। जब मैंने फॉर इंस्टेंस अगर एक सूट फाइल करना है ना, तो मैंने लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट में जाके करना है और वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। अब ये सेक्शन 15 है, बड़ा इसकी डिटेल मैंने अपने लेक्चर में अपलोड की हुई है, अगर देखनी हो तो वहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई घर है, अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है ना, जो चीज़ भी अर्थ के साथ अटैच है वो इमूवेबल है, उसको आप मूव तो नहीं ना कहीं भी कर सकते। तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी रिकवरी के लिए आपने सूट फाइल करना है, यानी उसका कब्ज़ा लेने के लिए आपने सूट फाइल करना है। तो वो ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी कोर्ट में जाके फ़ाइल करना है। नंबर ए ऑप्शन है इसकी वेयर प्लेंटिफ रिजाइड्स, जहाँ पे मुद्दई रहता है, बी वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, या वहाँ पे करना है जहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो रहता है, सी वेयर प्रॉपर्टी सिचुएट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड अगर हमने उसकी रिकवरी से रिलेटेड सूट फाइल करना है तो हमने उसी कोर्ट में फ़ाइल करना है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। अगर मैंने फॉर इंस्टेंस इस घर का सूट फाइल करना है तो मैं मुल्तान में ही करूँगा, उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में ये मेरा घर आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि ये मेरा घर के से रिलेटेड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, मैंने सूट फाइल करना है तो मैं लाहौर जाके लाहौर की सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दूंगा। नहीं, जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहीं पे सूट फाइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सूट अगेंस्ट कॉरपोरेशन कैन बी फाइल्ड एट इट्स प्रिंसिपल ऑफिस। ये ट्रू है या फॉल्स है? जो कॉरपोरेशन होती है, क्या जैसे हमारे यहाँ पे नेस्ले है, कोका कोला है, फिर NLC लगा लो, कोई भी कॉरपोरेशन है, उसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल करना तो वो आप कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस होगा या सोल ऑफिस होगा, क्या आपने वहीं पे जाके करना है? ये मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर है नो। ज़रूरी नहीं है कि आपने वहीं पे करना है। अगर कॉज ऑफ एक्शन उसके किसी सबॉर्डिनेट ऑफिस में अराइज़ हुई है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस नेस्ले है, प्रिंसिपल ऑफिस उसका इस्लामाबाद में है लेकिन उसके ऑफिस डिफरेंट शहरों में भी हैं। अगर उसका एक ऑफिस मुल्तान में है और यहाँ पे मेरा कोई नेस्ले के साथ इशू है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे राइज़ हो रही है, तो मैं इस्लामाबाद थोड़ी जाऊँगा उसके प्रिंसिपल ऑफिस में सूट फाइल करने, वो मैं यहाँ पे भी फाइल कर सकता हूँ कॉरपोरेशन के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर डील्स विद पार्टीज टू द सूट। पार्टीज टू द सूट से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है? याद रखना है ऑर्डर 1, ये पार्टीज टू द सूट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If anybody wants to become a party to a suit who has not been added as a party, he may file an application under order. ये क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे को किसी सूट में मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया गया, लेकिन वो कहता है मैंने पार्टी बनना, मेरे बगैर तो ये मुकदमा चल ही नहीं सकता है, इसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, लेकिन किस ऑर्डर के अंडर फाइल करेगा, ये क्वेश्चन है। अंडर ऑर्डर 1 रूल 9, अंडर ऑर्डर 1 रूल 10, अंडर ऑर्डर 7 रूल 10, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। तो याद रखना है ये मशहूर ज़माना ऑर्डर है। ऑर्डर 1 रूल 10, अगर किसी बंदे का पार्टी बनाया जाना ज़रूरी है, उसको नहीं बनाया गया, तो अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीडिंग शैल मीन डैश अंडर ऑर्डर 6। प्लीडिंग क्या होती हैं? प्लीडिंग में क्या क्या इंक्लूड है, ये क्वेश्चन है। ए प्लेंट, बी रिटन स्टेटमेंट, सी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। जो प्लेंटिफ ने जाके सूट फाइल करना है, सो फर्स्ट थिंग व्हाट ही वुड डू, ही विल फाइल अ प्लेंट। अब जो उसका प्लेंट है वो उसकी प्लीडिंग है, जो डिफेंडेंट है उसने उसका रिप्लाई देना है, जिसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, वो भी प्लीडिंग है। सो प्लीडिंग्स में दोनों चीज़ें हैं, या प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीडिंग्स शैल कंटेन मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट डैश। अब ये क्वेश्चन है कि जो प्लीडिंग्स है, जो प्लीडिंग्स है, जो दावा है, जो जवाब दावा है, उसमें मटेरियल फैक्ट्स होंगे एंड नॉट डैश, और क्या नहीं होगा। इसके क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, ए प्लेंट, बी एप्लीकेशन, सी एविडेंस, डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है सी एविडेंस। जो भी प्लीडिंग्स होंगी, जो भी दावा होगा, जो भी जवाब दावा होगा, पहली बात तो उसमें मटेरियल फैक्ट्स आपने लिखने हैं, जो कुछ हुआ है वो ही लिखना है, जो भी फैक्ट्स हैं केस के वो सारे लिखने हैं। बट ये नहीं हो सकता कि आप उसमें एविडेंस भी लिखनी सारी शुरू कर दें कि जी वो अकरम ने ये देखा, अकरम ने मुझे आके बताया, फिर मैं गया साथ। इस तरह की बातें नहीं लिखते होते प्लेंट में, ना रिटन स्टेटमेंट में। दूसरी बात, उसमें लॉ पॉइंट भी नहीं लिखते होते आप अपने दावे या जवाब दावे में। ये नहीं कि जी फ़लानी SCMR और फ़लानी PLD में ये लिखा हुआ है, सेक्शन CPC का ये कह रहा है। सो जो प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है, जो प्लीडिंग्स हैं, उनमें सिर्फ फैक्ट्स लिखते हैं, ना कोई एविडेंस लिखते हैं और ना कोई लॉ लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट्स इन प्लीडिंग्स एट डैश ऑफ द प्रोसीडिंग्स। कोर्ट जो है प्लीडिंग्स में अमेंडेबल होती हैं, आप अमेंडमेंट इसमें कर सकते हैं। अब इसके आंसर ऑप्शंस हैं, अर्लियर स्टेज, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस स्टेज पे आप कर सकते हो ये अमेंडमेंट्स जो है करवा सकते हो कोर्ट से। अर्लियर स्टेज पे, बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज, एट एनी स्टेज, एट लास्ट स्टेज। तो याद रखना, जो प्लीडिंग्स में आप अमेंडमेंट करवाने चाहते हैं वो किसी भी स्टेज पे आप करवा सकते हैं, एट एनी स्टेज। बट इसका प्रोसीजर ये होता है, आपने कोर्ट को अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है, उस पे फिर कोर्ट फैसला करती है, लेकिन ये आप एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। इसका रेलेवेंट सेक्शन है ये ऑर्डर 5 रूल 17 में ये बात की गई है कि एट एनी स्टेज आप अमेंडमेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 7 डील्स विद। अब ये ऑर्डर 7 किससे रिलेटेड है? प्लेंट, प्लीडिंग्स, रिटन स्टेटमेंट और पार्टीज। ऑर्डर 7 प्लेंट, याद रखना है, ऑर्डर 7 प्लेंट है। ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 प्लेंट, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट। सो ऑर्डर 7 प्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ प्लेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर। अब रिटर्न ऑफ प्लेंट ये मशहूर ज़माना है, ये भी ऑर्डर 7 रूल 10 याद रख लें कि अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, लाहौर में केस बनता है, आप जाके कराची में फ़ाइल करें तो वो आपको वापस ही देंगे कि जाके लाहौर में फ़ाइल करो। सो इसको रिटर्न ऑफ प्लेंट कहते हैं। ये ऑर्डर 7 रूल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर नो कॉज ऑफ एक्शन हैज़ डिस्क्लोज्ड द कोर्ट शैल। अगर कोई एक दावा फाइल कर रहे हो, उसमें आपने कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं डिस्क्लोज़ की कि वजह क्या है आप कोर्ट में आए हो, तो कोर्ट क्या करेगी?
कोर्ट क्या वो रिटर्न कर देगी, हेयरिंग करेगी, उसको सुनेगी, उसको फ़ैसला करेगी। गिव टाइम टू मेंशन, या उसको टाइम देगी कि जी आपने डिस्क्लोज़ तो नहीं की तो आप अब डिस्क्लोज़ कर दो, मैं आपको 15 दिन दे रही हूँ, आप ये जो आप कॉज ऑफ एक्शन लिखना ज़रूरी था आपने नहीं लिखा, चलो अब आप लिख लो। या लास्ट वन रिजेक्ट, या कोर्ट स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देगी। अंडर 7 रूल 11 याद रखना है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, उसमें ये क्लियर कट मेंशन लिखा हुआ, बड़ा मशहूर सेक्शन है। कोई भी सूट आप लिख लें, निकाल लें, कोई भी कोर्ट में जो दावे होते हैं किसी की कॉपी ले लें, जो रिटन स्टेटमेंट आप निकाल लेंगे उसमें ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ज़रूर लिया होगा कि जी अंडर 711 इसको रिजेक्ट कर दें, कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं मेंशन की, ये इतना मशहूर है। अब ये अगर तो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं की हुई या जो दावा है वो बार्ड बाई लॉ है, कानून ये कह रहा है कि आप इससे रिलेटेड सूट फाइल नहीं कर सकते। तीसरी बात कि आपने कोर्ट फीस कम लगाया हुआ है, कोर्ट आपको कह रही है कि कोर्ट फीस पूरा करो, टाइम दिया आपने नहीं पूरा किया, आपने सूट को अंडर वैल्यू रखा है, इन 4 सूरतों में कोर्ट रिटर्न नहीं करेगी। कोर्ट ने स्ट्रेट अवे सूट को रिजेक्ट कर देना होता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 8 डील्स विद, हम ऑलरेडी कर सकते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर डील्स विद इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। अब ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर डील कर रहा है? ऑप्शन है A39, B41, C43 एंड D नन ऑफ द अबव। याद रखना है जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स और इंजंक्शंस, इनसे रिलेटेड जो ऑर्डर है ऑर्डर 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑर्डर रूल एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन इज़ फाइल्ड। क्वेश्चन ये है कि जो हम स्टे लेते हैं, जो टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट से सीख करते हैं, हुक्म इम्तना जो हम आर्जी लेते हैं, सूट फाइल करना साथ हमने एप्लीकेशन ज़रूर लगानी होती है जी कि हमें आर्जी हुक्म इम्तना दिया जाए जिसको हम आम हुर्फ़ ज़बान में जो कहते हैं कि स्टे लेना है जी, वो किस ऑर्डर रूल के तहत लेते हैं। अब इसके ऑप्शन है ऑर्डर 39 रूल 1, ऑर्डर 39 रूल 2, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, ऑर्डर 39 रूल 3। याद रखना ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, हम ये दोनों के अंडर ही टेम्परेरी इंजंक्शन सीख करते हैं कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनीबॉडी डिसओबेज द टेम्परेरी इंजंक्शन, अगर किसी बंदे ने, कोर्ट ने एक इंजंक्शन इशू कर दिया आर्जी के जी आपने ये काम नहीं करना, जिस बंदे को रोका है उसने डिसोबे कर दिया, उसने कहा मैं नहीं जी मैं तो करूँगा, अब उसको कोर्ट पनिश भी कर सकती है इस बात पे कि आपने मेरे एक ऑर्डर को डिसोबे किया। अब जो उसको पनिशमेंट दी जाएगी वो कितनी देर के लिए दी जाएगी। अब ऑप्शन है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और 1 ईयर। इसका राइट आंसर है 1 ईयर। 1 साल तक के लिए कोर्ट उस बंदे को भेज सकती है सिविल इम्प्रिजनमेंट में कि जाओ जाके भुगत के हो, आपने मेरा ऑर्डर को, हुक्म इम्तना को जो है वो डिसोबे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which rule of order 41 deals with additional evidence? additional evidence का, अब इसका which rule of order 41 deals with additional evidence, ये कौन सा रूल है ऑर्डर 41 का जो इससे डील करता है। A25, B26, C27 एंड D28। याद रख लें ये एडिशनल एविडेंस, इससे रिलेटेड उसने सवाल पूछना ही पूछना है कि जो हम अपील फ़ाइल करते हैं, अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री, क्या उसमें पहली बात यह है कि कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है, यानी वो एविडेंस जो आपने दावे में नीचे फ़ाइल नहीं दी एविडेंस, क्या वो हम एपलेट स्टेज पे बिफोर एपलेट कोर्ट हम वो दे सकते हैं एडिशनल एविडेंस। तो इसका जनरल रूल ये है कि नहीं दे सकते, बट देयर आर सिचुएशंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। नंबर 1 तो ये था कि अगर वो एविडेंस आपके पास उस टाइम पे जब सूट नीचे एविडेंस उसमें दी जा रही थी तब वो आपके पास अवेलेबल नहीं थी, वो अब आपको मिली है तो आप उसको देना चाहते हो, फर्स्ट थिंग, ये पहली एक्सेप्शन। और सेकंड एक्सेप्शन ये थी कि अगर कोर्ट ने नीचे आपने वो एविडेंस प्रेजेंट करने की कोशिश तो की बट कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी मैंने नहीं ये एविडेंस लेनी, तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं आई थिंक जिनमें आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हो। तो ये सी है इसका ऑर्डर 41 रूल 27 याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल एविडेंस मे बी टेकन बाई, अब ये एडिशनल एविडेंस कौन ले सकता है? एपिलेट कोर्ट इटसेल्फ, यानी जो कोर्ट अपील को सुन रही है वो खुद ले सकती है। एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एपिलेट कोर्ट, या कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट उस एपिलेट कोर्ट की जिसको उस एपिलेट कोर्ट ने कहा हो कि आप ये रिकॉर्ड करके एडिशनल एविडेंस हमें भेजो। सी, कोर्ट हु पास डिक्री ऑन द डायरेक्शन, या उस जिस कोर्ट ने डिक्री पास की और उस डिक्री को चैलेंज किया गया, तो क्या अगर एपिलेट कोर्ट उसी डिक्री पास करने वाली कोर्ट को भेज दे कि आप रिकॉर्ड करके भेजो। डी, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और ई, ए बी सी, या क्या ये तीनों ऊपर वाली जो अदालतें हैं ये कर सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है ए बी सी। एपिलेट कोर्ट खुद भी रिकॉर्ड कर सकती है एडिशनल एविडेंस, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के भी भेज सकती है कि आप रिकॉर्ड करके भेजो, और लास्टली उस कोर्ट को भी भेज सकती है जिसने डिक्री पास की हो। सो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर डील्स विद अपील अगेंस्ट ऑर्डर, ये हमने ऑलरेडी किया है कि सेक्शन ऑर्डर 43, ऑर्डर 41 अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिक्री, ऑर्डर 43 अपील अगेंस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 15 to 20 डील्स विद, अब ये सेक्शन 15 से 20 तक किससे रिलेटेड है? नंबर 1 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से, बी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से, सी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन से। याद रखना है ये सेक्शन 15 to 20 ये पाँच छः सेक्शन है जो कि कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में से रिलेटेड हैं कि कोर्ट कौन सी कोर्ट में आपने जाके सूट फाइल करना है। मसलन लाहौर में अगर लाहौर में वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है तो क्या लाहौर की अदालत में करना है, कराची की अदालत में करना है। ये सारी डिफरेंट सिचुएशन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, उसको सेक्शन 15 to 20 में बताया गया, डिफरेंट सिचुएशंस बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी डिटरमिन्ड। अब ये क्वेश्चन ये है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस को डिटरमिन किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 47 ने तो हमें क्लियर कट कह दिया था कि अगर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कोई ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो आपने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन उसी को बताना है। लेकिन किस किस्म के क्वेश्चन होंगे, अब इसके क्वेश्चंस हैं प्री डेक्रीटल यानी डिक्री होने से पहले के, पोस्ट डेक्रीटल डिक्री होने के बाद के, ई एंड बी या ये दोनों हो सकते हैं, एंड सी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी डिक्री होने से पहले वाले भी क्वेश्चंस आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में दे सकते हैं अंडर सेक्शन 47, और डिक्री होने के बाद वाले भी। सो सारे हर किस्म का क्वेश्चन ज़हन में रख लें कि वो एग्जीक्यूशन में अगर मैटर है तो वहीं पे आपने जाना है, वहीं पे अपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू हेयर अ रिवीजन। अब रिवीजन को कौन सी कोर्ट सुन सकती है? ए सिविल कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट, डी बी एंड सी। तो याद रखना कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट है ये दोनों के पास पावर है, रिवीजन की निगरानी वही सुनेंगी, वही डिसाइड कर सकती हैं। सो इसका राइट आंसर था डी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ अपील इज़ अ डैश राइट। अब ये किस किस्म, जो हम अपील फाइल करते हैं ये किस किस्म का राइट है? क्वेश्चन ये है, ए इनहेरेंट राइट है, बी नेचुरल राइट है, सी स्टैट्यूटरी राइट है, और डी ऑल ऑफ द अबव, या ये सारे ही किस्म के राइट हैं। ये याद रखना, जो अपील है ना ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। जो आपको स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून जो आपको दे रहा हो। अगर कहीं पे आपको अपील प्रोवाइड नहीं की गई तो आप अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। ये नेचुरल या इनहेरेंट तो है नहीं। आप कहें जी कि अपील बेशक मुझे राइट नहीं है लेकिन मुझे मेरा इनहेरेंट राइट है जी, मैं तो अपील ही फ़ाइल करूँगा, ऐसे तो नहीं ना होता। अपील हम वहीं पे फ़ाइल करते हैं जहाँ पे हमें अपील का राइट कानून के तहत दिया हो। सो ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, इनहेरेंट या नेचुरल राइट नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो मैंने अपील करनी ही करनी है। अगर अपील प्रोवाइड है तो आप करोगे, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैन अ रिवीजन बी एंटरटेन्ड ऑन एन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास्ड इन अ रिवीजन। क्वेश्चन ये है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर हुआ, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ रिवीजन फ़ाइल कर दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसमें रिवीजन पे फ़ैसला दे दिया, अपना ऑर्डर पास कर दिया, तो क्या उसके अगेंस्ट आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हो? तो आंसर है नो। एक दफ़ा रिवीजन हो गई तो उसकी सेकंड रिवीजन तो प्रोवाइडेड ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर रिवीजन डिसाइड कर दिया तो अब हाई कोर्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट रिवीजन नहीं फ़ाइल कर सकते। रिवीजन एक दफ़ा ही फ़ाइल की जा सकती है, सेकंड रिवीजन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन? रिवीजन के कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? नंबर 1, एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, यानी कोई कोर्ट ने ऐसी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर लिया है जो उसके पास पावर ही नहीं थी। फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, यानी या फिर दूसरी बात यह है कि कोर्ट के पास कोई पावर थी, कोर्ट ये कर सकती थी लेकिन कोर्ट ने वो नहीं किया। फॉर इंस्टेंस अगर कोर्ट ने एविडेंस ले के फ़ैसला करना है दावे का, कोर्ट ने एविडेंस ही नहीं ली, मैं नहीं लेता, और फ़ैसला कर दिया, तो ये तो जुरिसडिक्शन थी ना कि वो एविडेंस लेते, उन्होंने नहीं ली। या थर्ड ऑप्शन है एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन इलीगली, या फिर उनके पास जो जुरिसडिक्शन थी, जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, उसको उन्होंने इलीगली यूज़ किया। और डी ऑल ऑफ द अबव, या ये क्या सारी होंगी? अगर आप सेक्शन 115 पढ़ें रिवीजन से रिलेटेड, सो ये 3 सूरतें हैं, ये तीनों में आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने कोई ऐसी पावर यूज़ कर ली जो उसके पास थी ही नहीं, कोर्ट ने या फिर ऐसी पावर थी यूज़ नहीं की, और लास्टली अगर जुरिसडिक्शन थी और उसको इलीगली यूज़ किया है, यानी कोई अगर उसने एविडेंस को मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग किया है तो वो भी ऑब्वियसली इलीगली उसने कर दिया। सो ये सारी ग्राउंड्स हैं, 3 ही ग्राउंड्स हैं अंडर सेक्शन 115 जुरिसडिक्शन से रिलेटेड कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन? जो ये हमें स्टे वगैरह कोर्ट्स देती हैं, ये कितनी देर के लिए देती हैं? ये क्वेश्चन है। ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 30 डेज़ और डी 9 मंथ्स। ये जो स्टे कोर्ट्स हमें टेम्परेरी इंजंक्शन देते हैं ना, ये 6 मंथ्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ प्लेंट इज़ अ, अब ये रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है? ऑप्शन ए डिक्री, क्या ये डिक्री है? बी नॉट अ डिक्री, क्या ये नहीं डिक्री? सो रिटर्न ऑफ अ प्लेट इज़ नॉट अ डिक्री। ऑब्वियसली आपने लाहौर में सूट फाइल करना था, आप चले गए कराची में, कोर्ट ने आपको रिटर्न किया है कि जी उधर ले जाओ, यहाँ पे मेरे पास तो बनता नहीं है। अब ये कोई डिक्री तो नहीं इशू की। डिक्री तो ये होती है दैट ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट, जिसमें राइट्स ऑफ द पार्टीज़ आर कंक्लूसिवली डिटरमेंट कि आपको ये मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने उसको कहा कि जी आप उधर जाओ, तो डिक्री तो ना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट ऑफ द पार्टीज, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस। कैन रेस सब जुडिस बी अप्लाइड टू फॉरेन कोर्ट्स? ये जो रेस सब जुडिस हमने पढ़ा था सेक्शन 10, ये फॉरेन कोर्ट्स पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि एक दावा यहाँ पे किया है, फिर उन्हीं पार्टीज़ ने जाके इंग्लैंड की कोर्ट पे अप्लाई में भी वो उन्हीं पार्टीज़ ने रिगार्डिंग द सेम मैटर एक सूट फाइल कर दिया, तो क्या वो जो दूसरी कोर्ट है, यानी वो जो बाद वाला सूट फाइल किया गया जो फॉरेन कोर्ट में इंग्लैंड की कोर्ट में फ़ाइल किया गया, क्या उस पर रेस सब जुडिस अप्लाई होगा? कोर्ट उसको स्टे कर देगी कि ये तो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है? इसका आंसर है नहीं। ये हमेशा उन्हीं कोर्ट्स पे रेस सब जुडिस लगेगा जो उसी कोर्ट में, अगर जिसमें पहला था वहीं पे सूट फाइल कर दिया, या उस कोर्ट में फ़ाइल कर दिया जो पाकिस्तान में कहीं भी और किसी कोर्ट में फ़ाइल कर दिया, या उस कोर्ट में अगर आप सूट फाइल कर दो जो पाकिस्तान में तो ना हो लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी और कंट्री में हो, लेकिन वो अंडर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर वो कोर्ट काम कर रही हो, तो उसके अंडर आप उस पर रेस सब जुडिस अप्लाई होता है। फॉरेन कोर्ट पे रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन कोर्ट वो होती है जो उस मुल्क के लॉ के अंडर ऑपरेट कर रही हो, काम कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स मे बी फाइल्ड बाई, अब ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट की जा सकती हैं, इसकी एप्लीकेशन कौन दे सकता है, ये क्वेश्चन है। ए प्लेंटिफ दे सकता है, बी डिफेंडेंट या डिफेंडेंट दे सकता है, सी ए एंड बी क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों दे सकते हैं, डी थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी आके ये एप्लीकेशन दे सकती है जी कि मेरा इस प्लेंट को अमेंड कर दो या इस रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड कर दो। तो नहीं, इसका राइट आंसर है प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट। जिसकी प्लेंट है वो अमेंड करवा सकती है, जिसकी रिटर्न स्टेटमेंट है वो करवा सके, कोई थर्ड बंदा तो नहीं आके करवा सकता। तो ये थे जी 55 क्वेश्चंस ऑफ CPC लॉग एड से रिलेटेड इम्पोर्टेड वन। मेरा क्वेश्चंस तो मैंने ये अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, वो आएंगे वो तो मुझे टेस्ट देंगे। मेरा मेन पर्पस इस किस्म की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो काइंड ऑफ आपकी रिवीजन करना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डिस्कस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने होते हैं। सो इस वजह से मैं ये एक वीडियो बनाता हूँ कि काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए। अब इनसे रिलेटेड मेरे डिटेल्ड लेक्चर CPC से रिलेटेड सारे अपलोडेड हैं CPC मेरे YouTube चैनल पे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।